बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गाइडलाइंस ऑफ सेक्शन सी। ठीक है, तो आज की इस गाइडलाइंस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने गाइडलाइंस ली हैं ये मेडिकल ग्लोब वाले से ली गई है, तो क्रेडिट उनको जाता है। सेक्शन सी के अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट यू क्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने वाला हूँ। जैसे आपने सेक्शन सी के अंदर जो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है और मैं मार्क करवा रहा हूँ, आप इनको अपनी किताब के ऊपर अंडरलाइन करते रहो। तो पहला जो टॉपिक है वो है ओपेरेंट कंडीशनिंग है, इसको आपने करना है। ओपेरेंट कंडीशनिंग है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग, तो हम इनके ऊपर सर्कल बना लेते हैं। ओपेरेंट कंडीशनिंग दूसरा टॉपिक आपने अच्छी तरीके से करना है, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, फिर इसके बाद आपने जाना है आगे की तरफ। मेटाकॉग्निशन में से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपने जाना है स्टेजेस ऑफ मेमोरी। स्टेजेस ऑफ मेमोरी ये इंपॉर्टेंट यू क्यू है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेमोरी की टाइप्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ओके, टाइप्स ऑफ मेमोरी है। नेक्स्ट मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो परसेप्शन की क्या क्या एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, ये एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ परसेप्शन, जिसमें इल्यूजन है, हैलोसिनेशन है, एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशिएशन या परसेप्शन आ जाती है। इसके बाद आप आ जाओ एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ परसेप्शन के बाद थिंकिंग वाले टॉपिक में। थिंकिंग वाले टॉपिक में चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक्स, इसमें क्या फ़र्क होता है, ह्यूरिस्टिक्स और एल्गोरिथम, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, ये स्टेजेस आ जाएगा। ओरिएंटेशन, परसेप्शन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट आपने जाना है कि इसके क्या क्या बैरियर्स होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के। ठीक है, नेक्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में अगर आप आ जाओ तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले में आपने ये पढ़ना है, इसके कंपोनेंट्स, यानी ये पूरा टॉपिक करना है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट है मास्लो हायरार्किकल नीड्स, कि हमारी जो नीड्स होती है उसका एक पिरामिड होता है। ठीक है, ये मास्लो हायरार्किकल नीड्स, ये वाला पैराग्राफ आपने करना है, टॉपिक करना है। फार्मूला टू मेजर आईक्यू, आईक्यू को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसका फार्मूला आप देख लेना, ये आईक्यू वाला फार्मूला है। ओके, इसके बाद एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं सेवेंट सिंड्रोम। अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको सेवेंट सिंड्रोम मिल जाएगा। ये वाला टॉपिक है सेवेंट सिंड्रोम इमोशनल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाओ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपने कंप्लीट करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्या क्या थ्योरीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरी, पैजेट थ्योरी है, दूसरी फ्रियड थ्योरी है, तीसरी आ जाती है एरिक्सन थ्योरी है। तो इन तीनों थ्योरीज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप आते हो न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, तो इस वाले टॉपिक के अंदर सिर्फ आपने स्लीप वाला करना है अच्छे तरीके से, और कुछ भी इतना अच्छे तरीके से नहीं करना। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके सेक्शन सी के अंदर। ठीक हो गया, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते क्या है, स्टार्ट करते हैं। आपने साइकोलॉजी के सारे इनके हेडिंग को याद रखना है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के क्या क्या रोल होते हैं। नंबर 1 इटियोलॉजी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा प्रेसिपिटेशन ऑफ इलनेस, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, चौथा डिजीज कॉजिंग डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एंड स्टिग्मा, पांचवा कि क्या रिएक्शन होता है, छठा मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम, खासतौर पर मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम किन किन कंडीशन के अंदर आते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसफंक्शन होता है, राइटर क्रैम्प्स में आती है, टिपिकल फेशियल पेन में आती है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में आ जाते हैं। इन सब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम पढ़ने हैं आपने। फिर आप इस टॉपिक में आ जाओगे ओपेरेंट कंडीशनिंग क्या था। तो ओपेरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन, ओपेरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग में फ़र्क क्या होता है। ओपेरेंट कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले अप्लाई करते हैं, क्लासिकल में पहले अप्लाई करते हैं, ओपेरेंट में बाद में अप्लाई करते हैं। इसको स्किनर ने डिस्कवर किया था, इसको पावलोव ने डिस्कवर किया था। इसके अंदर एसोसिएशन होती है, इसमें रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट होती है। इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक होता है, वॉलंटरी होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर ऑपरेट करता है, पैसिव है, एक्टिव लर्निंग है। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आपने बिहेवियर साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप ढूंढो तो पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जो पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट में होता ये है कि जैसे कोई बिहेवियर परफॉर्म होता है तो बिहेवियर के बाद पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो वो बिहेवियर रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सेम नहीं होती। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव स्टिमुलस जब ही रुकेगा जब आप कोई बिहेवियर करोगे। ठीक हो गया।
ओके, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या फ़र्क होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में फ़र्क क्या होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अगर आपको रिवार्ड मिलता है तो आप बिहेवियर ज़्यादा अच्छे तरीके से रिपीट करोगे, बिहेवियर स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा बाय रिवार्ड, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर बढ़ जाएगा टू अवॉइड एस्केप। ये ओके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होती है, एक्सटिंक्शन के अंदर बिहेवियर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है बाय नॉन इन्फोर्समेंट। ठीक है, एक्सटिंक्शन वाला यहाँ पे लिखा होगा। एक्सटिंक्शन वो प्रोसीजर जिसके अंदर कंडीशन रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा जब आप कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर नहीं करते, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन बिहेवियर। और एक्सटेंशन बिहेवियर असल में नॉन रीइंफोर्समेंट वाले मैकेनिज्म से खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी बिहेवियर इज एलिमिनेटेड बाय नॉन रीइंफोर्समेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर फर्क ये होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले अप्लाई करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो स्टिमुलस होता है वो हम बाद में अप्लाई करते हैं। इसको डिस्कवर किया था पावलोव और स्किनर ने। इनके आप डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है, इनके डिफरेंस एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग का वो कौन सा मेथड होता है जो हम फोबिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। फोबिया की डेफिनेशन आनी चाहिए, इंटेंस इरेशनल फियर होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एनिमल का, किसी सिचुएशन का, जिसकी वजह से वो उसको अवॉइड करना चाहता है। ओके, तो ये आ जाएगा फोबिया। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन अपनी थिंकिंग के बारे में क्या थिंकिंग है, तो उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन ये देखना है कि बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि ये लेटर लाइफ में डेवलप होती है, मेच्योरिटी के बाद डेवलप होती है, तो ये बच्चों में मेटाकॉग्निशन नहीं होती। क्या मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनको आप यूज़ करते हुए एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो। ओके, इसके बाद मेटाकॉग्निशन के 3 स्टेप्स होते हैं, यानी लर्निंग को प्लान करना, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्लानिंग फेज है, तीसरा मॉनिटरिंग फेज, दूसरा मॉनिटरिंग फेज है, तीसरा इवैल्यूएटिंग फेज है। प्लानिंग फेज में मैंने क्या याद करना है, मॉनिटरिंग फेज में मैं क्या याद कर रहा हूँ, और इवैल्यूएटिंग फेज में क्या मैंने याद पढ़ लिया, क्या मैंने याद कर लिया, और मैंने क्या याद किया। ठीक है, तो ये प्लानिंग फेज, मॉनिटरिंग फेज और इवैल्यूएटिंग फेज आ जाते हैं। ओके, प्लानिंग फेज के अंदर लर्नर प्रिपेयर करता है सिचुएशन को टैकल किस तरह से करना है, मैंने क्या याद करना है, व्हाट इज टू बी लर्नड। मॉनिटरिंग फेज के अंदर आपने ये देखना है कि क्या मैं सही तरह काम कर रहा हूँ, क्या मुझे समझ आ रहा है, किस स्टडिंग से मैं अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने चाहिए, क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए। और इवैल्यूएटिंग फेज में मैंने क्या पढ़ा, 2 घंटों में मैंने कितनी आउटपुट जनरेट किया है, कितनी इनपुट इन्वेस्ट किया है, तो ये आ जाएगा इवैल्यूएटिंग फेज में। नेक्स्ट आ जाती है मेमोरी। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती है, इनकोडिंग है, स्टोरेज है और रिट्रीवल होती है। तो इनके 3 स्टेजेस को याद करने के लिए निमोनिक होता है ESR, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। नेक्स्ट, मेमोरी वाला फ्लो चार्ट आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। मेमोरी 3 में डिवाइड किया हुआ है, सेंसरी 1 सेकंड से भी कम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी 1 मिनट से कम, और लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम में होती है, उसको भी 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियसली होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट मेमोरी है, उसको प्रोसीजरल मेमोरीज भी कहते हैं, जो स्किल और टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती है। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो फैक्ट्स और इवेंट्स की होती है, तो फैक्ट्स को और कंसेप्ट को याद रखना, जनरल नॉलेज को, तो वो सिमेंटिक मेमोरी है। और एपिसोडिक, जो एपिसोड्स क्या होते हैं, क्या इवेंट्स थे, क्या एक्सपीरियंस थे, दोनों को बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा सिमेंटिक मेमोरी, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यानी जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, प्रोसीजरल मेमोरी है, ये वो मेमोरी है जो आप किसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हो, कोई स्किल एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। जबकि सिमेंटिक है हमारी जनरल और स्पेसिफिक नॉलेज को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होता है, ठीक है, पाकिस्तान एशिया के अंदर है, और हार्ट हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर है, मोटर कॉर्टेक्स मीडियल फ्रंटल लॉब में होता है। एपिसोडिक मेमोरी होती क्या है, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आपने किसी इवेंट्स को या एक्सपीरियंस को याद रखना है, तो ये इवेंट या एक्सपीरियंस है, जबकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया, ओके, ये मेमोरीज के बारे में आ जाएगा। और आपको पता है कि जो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के अंदर मजीद कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि बंदा भूल जाता है किसी चीज़ को, तो इंटरफेरेंस आ जाती है, आगे दौड़ पीछे छोड़, रिट्रीवल प्रॉब्लम है, आगे चल जो नहीं आता, और तीसरा है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। ठीक है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का मतलब है बुरी चीज़ को भुला देना। ठीक है, ये सेगमेंट फ्रॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 3 फैक्टर्स, इंटरफेरेंस, रिट्रीवल प्रॉब्लम और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, ये फॉरगेटिंग वाले फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप आ जाते हो कौन कौन से एरियाज मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला आ जाता है। इसके अलावा मेमोरी बॉडी है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये भी आ जाते हैं। मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, इन सब के आपने पॉइंट्स को याद रखना है। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट है कि रिजल्ट का नॉलेज क्या होगा, अटेंशन है,
रिसाइटेशन एंड रिहर्सल है, ऑर्गेनाइज करना अपने नोट्स को, सिलेक्शन है, सीरियल पोजीशन है, मिमोनिक्स होती है, इमोशन फीलिंग अटैच कर देनी है, मेंटल पिक्चर है, व्यूली इमेज बना देना है, ओवर लर्निंग है, स्पेस प्रैक्टिस होती है, होल वर्सेस पार्ट लर्निंग है, स्लीप है, रिव्यू बुक है। तो ये सारे वो मेथड है जिनसे आप नैबी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाते हो परसेप्शन वाले टॉपिक के अंदर। परसेप्शन की अपने डेफिनेशन को नोट करना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ स्टिमुलस इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड परसेप्शन है। ठीक है। और फिर आप परसेप्शन के अंदर आप आ जाते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेप्शन वाले टॉपिक के अंदर वो एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन है। लेकिन इससे पहले जो बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ होती है, पैटर्न एंड कंसिस्टेंसी है, पैटर्न का परसेप्शन है, पैटर्न परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है, शेप कंसिस्टेंसी है, साइज कंसिस्टेंसी है, डेप्थ परसेप्शन है, बाइनोकुलर क्यूज होते हैं, मोनोकुलर क्यूज होते हैं, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट होते हैं, ये सारी परसेप्शन में आ जाती है। ठीक हो गया। ओके। फिर आप इसकी तरफ आ जाते हो एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ परसेप्शन। वैसे अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो इस डायग्राम के अंदर आप मुझे बताना कि ये फेस लैटरल व्यू में या फ्रंटल व्यू में है। तो ये दोनों व्यू के अंदर नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो इल्यूजन क्या होता है? रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट कर देना। हेलुसिनेशन में स्टिमुलस होता नहीं, और एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशिएशन के अंदर या परसेप्शन के अंदर क्लेवरेंस आ जाती है, टेलीपैथी आ जाती है, प्रीकॉग्निशन आ जाती है, टेलीकाइनेसिस आ जाता है। ठीक हो गया। ओके। तो इसको आपने याद रख लेना है। तो इसका मिमोनिक होता है PCT। आपने सुना होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के भी दो पार्ट्स होते हैं। P से प्रीकॉग्निशन, C से क्लेवरेंस है, T से टेलीपैथी, और एक और T से होगा टेलीकाइनेसिस। ओके। तो ये आ जाएगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। क्लेवरेंस, इन सब की डेफिनेशन को आप देख लेना, ये आ जाते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि थिंकिंग वाले प्रोसेस में से आपने ये पढ़ना है कि जो 7 बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं जिससे आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो। तो ओरिएंटेशन है, प्रिपरेशन है, ठीक है, और इसके साथ इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन होती है। तो आपने ओपीआइड्स का नाम सुना होगा। ठीक है। ओपियम, ओपीव से निकला वर्ड। ठीक है। 2 आई लगा लो। ओ से ओरिएंटेशन, पी से प्रिपरेशन, आई से इनक्यूबेशन, आई से इल्यूमिनेशन और वी से वेरिफिकेशन होते हैं। ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन क्या क्या बैरियर्स होते हैं? कुछ इमोशनल बैरियर है, कुछ कल्चरल बैरियर है, कुछ परसेप्चुअल बैरियर है। इमोशनल बैरियर में इनहिबिशन है, फियर ऑफ फेलियर है, इनएबिलिटी टू टॉलरेट है, एम्बिग्युइटी होती है, एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है। कल्चरल बैरियर्स के अंदर वैल्यू सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, कैटेगराइजेशन आ जाते हैं या प्लेफुलनेस आ जाती है। परसेप्चुअल बैरियर में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या था। ठीक है। ओके। और अगर आप आ जाते हो मोटिवेशन वाले में, तो मोटिवेशन के आप टाइप्स को तैयार कर लेना। कौन सी टाइप्स होती है? बायोलॉजिकल है, सेक्सुअल है, सोशल मोटिवेशन है, सोशल एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन है, जो मास्लो पिरामिड्स हैं इसके क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इसके पिरामिड्स होते हैं। ठीक हो गया। इंटेलिजेंस, जो IQ और EQ में क्या फ़र्क होता है? तो फिर IQ के अंदर आपने IQ होता है कि IQ हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को मेजर करता है, EQ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है। IQ ये वो एबिलिटी जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या कुछ नया सीखते हैं, लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। तो IQ होता है। EQ के अंदर हम इमोशंस को मैनेज करते हैं। IQ परमानेंट होता है, बर्थ पे फिक्स्ड होता है, लेकिन EQ फ्लेक्सिबल स्किल होती है जिसको सीखा जा सकता है। नियो कॉर्टेक्स है, जबकि वो लिम्बिक कॉर्टेक्स है। बुक स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, कन्फ्रंट थ्रेट्स है, जबकि मैनेजेस रिजॉल्व थ्रेट्स हैं। जबकि ये काम पीरियड में एक्टिवेट होता है, ये हमारे स्ट्रेस वाले पीरियड के अंदर एक्टिवेट होता है। ठीक हो गया। ओके। फिर इसके बाद आप इमोशनल इंटेलिजेंस के फैक्टर्स को देख लेना, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ये थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी की 3 थ्योरी है, पेजेट है, सिगमंड फ्रॉइड और एरिक्सन होती है। इसको मैं एक डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर के अंदर सिर्फ आपने स्लीप वाला पढ़ना है। स्लीप के कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ लिखी हुई है, इन सबको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आप इन सबको पढ़ने के बाद आप MCQ सॉल्व करना। ठीक है। MCQ सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपने ये टॉपिक सही तरह पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो ये था बेसिक ओवरव्यू और गाइड लाइन्स ऑफ सेक्शन C। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।